टी हिस्ट्री क्लास 7 का 4th चैप्टर में आ गया, जिसमें मुग़ल 16वीं से 17वीं शताब्दी के बारे में हम लोग का पढ़ना है। मध्य काल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहां लोगों एवं संस्कृति में इतनी विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य है। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुग़लों ने एक साम्राज्य की स्थापना किया, वह कर्ज पूरा किया, जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए संभव जाना पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी के लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार कर लिया। और उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए, वे उनके राज्य के पतन के बाद ही टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता ना रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले को प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। उसके बाद से मुगल कौन थे? मुगल दो महान शासकों के वंशज थे। मुगल जो थे वह दो महान शासकों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खां, जो चीनी तथा मध्य एशिया कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकार थे। पिता की ओर से वे ईरान, यानी माता की ओर से अगर देखा जाए तो मंगोल शासक चंगेज खां, जो चीनी तथा मध्य एशिया कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। यानी चंगेज खां के उत्तराधिकारी थे माता की तरफ से अगर देखा जाए तो। और पिता की ओर से वे ईरान, इराक तथा वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी, के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगी उज़्बेकों से भी संबंधित है। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने का गर्व अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि इनके महान पूर्वजों ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया था। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र जो है वो बनवाया था। मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर जो 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरमाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र जो थी केवल 12 वर्ष की थी। यानी केवल 12 वर्ष की उम्र में बाबर जो है एक शासक बना। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसके पैतृक गद्दी छोड़ दी। उन्हें वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल पर कब्जा किया और 1526 में दिल्ली के सुल्तान जो थे इब्राहिम लोदी को पानीपत की युद्ध में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया था। यानी पानीपत की युद्ध जो 1526 में हुई थी, प्रथम युद्ध, उसमें हराया था बाबर ने। उसके बाद से काबुल जो देख लेते हैं कहाँ पे है। काबुल, कंधार, श्रीनगर कश्मीर, लाहौर पंजाब, पानीपत दिल्ली, मथुरा आगरा, सिकरी फतेहपुर, अंबर अजमेर, चित्तौड़ जो कि चित्तौड़ आ जाता है आपको राजस्थान के आसपास आता है, गुजरात, रणथंभौर राजस्थान में आता है, मालवा इलाहाबाद, उसके बाद पटना 1574 में, बंगाल 1574 में, गोंडवाना उड़ीसा, गोलकुंडा का बराबर, अहमदाबाद, बीजापुर, इन सारे चित्रों को देखते हैं। उसके बाद उत्तराधिकारी के मुगल परंपरा। मुगल ज्येष्ठाधिकारी के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिनमें से ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे शहदायद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। आपके अनुसार उत्तराधिकारी का तरीका कौन सही था, ज्येष्ठाधिकार या शहदायद? मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने अपनी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो कई अन्य शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अंग्रेजों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया था। जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी। जहांगीर की माँ जो थी वह कहाँ की राजकुमारी थी? कछवा। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत के शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ एक राठौर राजकुमारी थी जो मारवाड़ यानी जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। उसके बाद से मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत। मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया। उन्हें उनकी जागीर यानी वतन जागीर के रूप में वापस कर दी।
पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत में अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा गए, परंतु इस संतुलन में हमेशा बरकरार रखना कठिन था। मनसबदार व जागीरदार, जैसे जैसे साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुरानी थे, लेकिन अब तक छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को भी सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह जो है वो मनसबदार कहलाए गए, यानी मुगल की सेवा में जितने भी नौकर थे जो थे वो मनसबदार कहलाए। अब आते हैं मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। मनसबदार जो थे वो लोग थे जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई ऐसी व्यवस्था जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तराधिकारी निर्धारित किए जाते हैं। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर आधारित है। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती, उनका वेतन भी उतना ही अधिक था। जो सैन्य उत्तराधिकारी मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे, वे अपने सैनिकों के घोड़े को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इस कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन के रूप में धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहा जाता है। मनसबदार जो थे अपने वेतन राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में पाते, जिन्हें जागीर थे, जो तकरीबन इक्ताओं के समान थे, परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे। उसके बाद से जात किसी ने 5000 जात वाले अभिजातों को 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में ऐसे 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी थे। अंग्रेज के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या जो वो 79 हो गई थी। उसके बाद आते हैं कर प्रशासन कहते हैं। उनके पास अपने जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत करते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि उनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर है। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि जितना राजस्व वसूल कर ले। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इन कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जब्त और जमींदार मुगलों की आमदनी प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर ने राजस्व मंत्री यानी टोडरमल ने 10 साल यानी 1570 से 1580 की कालावधि में कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल का नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण करते थे, सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसे निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में ही संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के अस्तित्व को चुनौती दी। शाहजहां के राज्यकाल के एक लघु चित्र का ब्यौरा जहां जहांगीर के समय भ्रष्टाचार को दिखाया गया। भ्रष्टाचार अक्सर रिश्वत लेते हुए एक कर अधिकारी गरीब को सजा जो है वो देते हुए दिखाया गया। अकबरनामा और आईने अकबरी क्या है? अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अब्दुल फजल को आदेश दिया कि उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। यानी अकबर के शासनकाल का इतिहास जो है अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। इसका शीर्ष है अकबरनामा। यानी अकबर का जो शासनकाल था उसका इतिहास
लिखे थे अबुल फजल ने और उसका शीर्षक का नाम दिया गया अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरी में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है और तीसरी में आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोलों का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी वर्णन मिलता है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है कि विविध प्रकारों की चीज़ें, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण है। उसके बाद है जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। यानी कि जहांगीर की जो पत्नी थी मेहरुन्निसा, 1611 में उनसे शादी किया और उन्हें एक नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अधिक वफादार रही और उनको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे, यानी चांदी के सिक्के जो नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने शुरू किए, जिनमें एक ओर स्वयं ने के खिताब लिखा था और दूसरी ओर वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश और फरमान है। चौकोर मोहर बताती है कि उदात और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला है वो बने। सुलह-ए-कुल। अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति का उसके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया। ईश्वरीय अनुकंपा से विस्तृत अंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है, इसलिए इसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती, विरोधी धर्मों के अनुयायी और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बनता। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद के इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति सुलह-ए-कुल के सिद्धांत का पालन किया। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि। विदेश यात्री ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इसे प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मिता रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासन के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही समाज के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इन खर्चों से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूँकि वे वस्तु और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन वो ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं की सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। फिर ये दिल्ली के मुगल सम्राट के स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे। यद्यपि 18वीं शताब्दी तक सम्राट के कई प्रांत अपने स्वतंत्र राजनीतिक जो है वो पहचान बना चुके थे। इस प्रकार हम लोग का ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।